नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। सीएम योगी का कानपुर दौरा, आज महिला विधायकों के सम्मेलन में शामिल। यूपी उत्तराखंड के विधायक सम्मेलन में हुए शामिल। लोक बंधु अस्पताल में लापरवाही से नवजात की मौत, गायनेकोलॉजी विभाग के स्टाफ की लापरवाही से मौत। प्रसूता तड़पती रही, स्टाफ मूंगफली की मांग करता रहा। यूपी के पुलिस तंत्र में बड़ा फेरबदल, 8 जिलों के कप्तान सहित 15 आईपीएस अधिकारियों के हुए तबादले। दस जनवरी से अग्निवीर भर्ती का होगा आगाज, 22 जनवरी तक चलेगी लखनऊ में अग्निवीर भर्ती। 13 जिलों के 10,000 से ज्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल। जिला अदालतों में अग्निशमन यंत्र लगवाएं, लखनऊ हाईकोर्ट ने दिया आदेश, मांगा जवाब। 30 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। लखनऊ में 20 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही बर्फीली हवा, 3 दिन रहेगा कोल्ड डे। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री का हुआ अंतर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। अमरोहा से खबर आपको हम बताएंगे, जहां पर पैसों के लेन देन को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। हाथ में तमंचा लिए दबंगों का वीडियो वायरल हुआ है। एक पक्ष पर बाहरी लोगों को बुलाकर मारपीट करने का आरोप लगा। गांव में दहशत फैलाने को लेकर की गई कई राउंड फायरिंग। हसनपुर कोतवाली के गांव लुहारी खादर का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मारपीट किए जाने की पूरी बात सामने आई। गांव में दहशत फैलाने को लेकर कई राउंड फायरिंग की गई। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। हाथ में तमंचा लिए दबंगों का वीडियो वायरल हुआ। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, एक पक्ष पर बाहरी लोगों को बुलाकर मारपीट करने का आरोप लगा। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। गांव में दहशत फैलाने को लेकर कई राउंड फायरिंग की गई। हसनपुर कोतवाली के गांव लुहारी खादर का ये पूरा मामला सामने आया है। आम खबर आपको हम अमरोहा से बता रहे हैं। पैसों के लेन देन को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। रायबरेली से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर महाकुंभ को लेकर रायबरेली पुलिस अलर्ट मोड पर। एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह ने दिखाई हरी झंडी। इंस्पेक्टर वाहनों को एसपी ने हरी झंडी दिखाई। 4 बाइकें व एक कार को किया गया रवाना। तेज गति से आने वाले वाहनों का होगा चालान। आधुनिक सुविधा से लैस ये सभी वाहन। महाकुंभ को लेकर रायबरेली पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट। एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह ने दिखाई हरी झंडी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, 4 बाइकें व एक कार को रवाना किया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और डॉक्टर यशवीर सिंह ने हरी झंडी दिखाई। सीधे सीधे नहीं खड़ा कर, झंडी दिखाई गई। और क्या इसका तैयारियों को लेके पुलिस मुख्यालय की ओर से जनपद रायबरेली को इंटरसेप्टर वाहन एक 4 व्हीलर दिया गया है और 4 मोटरसाइकिल दी गई हैं, जिनमें स्पीड रडार लगा हुआ है। और इनको मेन हाईवे जो हमारा लखनऊ से लेके और ऊंचाहार जो प्रयागराज बॉर्डर है वहाँ तक इनको हम लोग स्टेशन करेंगे। हर 10-10 किलोमीटर पे 5-5 किलोमीटर पे हमने व्यवस्था बनाई है। जो भी वाहन अत्यधिक गति से वहाँ से निकलेगा, क्रॉस करेगा, उसको इसमें लगा हुआ जो स्पीड रडार है ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके उनका ऑनलाइन चालान इसमें होगा। रायबरेली से बड़ी खबर, महाकुंभ को लेकर रायबरेली पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और डॉक्टर यशवीर सिंह ने दिखाई हरी झंडी। चार बाइकें रवाना की गई हैं। तेज गति से आने वाले वाहनों का होगा चालान। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आधुनिक सुविधाओं से लैस ये सभी वाहन।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बाराबंकी से खबर आपको बताते हैं, जहां मेडिकल स्टोर संचालक पर हमला। दबंगों ने दुकान के अंदर घुसकर हमला किया, दुकान से खींच कर ले जाने का किया प्रयास। भीड़ के इकट्ठा होने पर मौके से दबंग फरार हुए। पीड़ित की तहरीर पर जांच में जुटी पुलिस। रामसनेही घाट इलाके के मऊ गौरपुर की पूरी घटना, मेडिकल स्टोर संचालक पर हमले की बात सामने आई है। दबंगों ने दुकान के अंदर घुसकर हमला किया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, रामसनेही इलाके के मऊ गौरपुर की पूरी घटना सामने आई है। दबंगों ने दुकान के अंदर घुसकर हमला बोला। बड़ी खबर आपको हम बता दें, और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता राहुल त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। राहुल, भीड़ के इकट्ठा होने पर मौके से दबंग फरार हो गए, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? पुलिस ने फिलहाल कितनी जांच शुरू की? रामसनेही घाट कोतवाली केंद्र का मामला है। राममुकेश वर्मा वहीं के निवासी हैं, गोरमऊ गांव के, जिनका जो मेडिकल स्टोर का संचालन करते हैं। इसी रात करीब 5 लोग जिनका नामजद किया गया और कुछ अज्ञात बताया गया है, जो कि सीसीटीवी में स्पष्ट नजर आ रहे हैं। लोगों ने उनकी दुकान पर हमला किया, काउंटर तोड़ दिया, उनका कुछ कैश ले लिया। सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट नजर आ रहा है कि उनको दुकान से बाहर घसीट के जमीन में गिराया और मारपीट की गई। उनका मोबाइल छीना गया, पैसे कुछ छीने गए, उनका अपहरण करने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन आसपास के लोग, जब भीड़ इकट्ठा हुई तो वो लोग छोड़ करके भाग गए मौके पर। इसमें दुकानदार भी काफी चोटिल भी हुए हैं। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और जांच में जुटी हुई है। सीसीटीवी फुटेज से उन लोगों के नाम और चेहरे स्पष्ट हो चुके हैं, जिन पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। शुक्र है राहुल आपको हमारे के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे, जहां पर रामसनेही घाट इलाके के मऊ गौरपुर की पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं। और अब सीधा आपको कानपुर से तस्वीर दिखाएंगे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कहना सुनाते हैं। चार्ज 2 लोगों को वहां रोजगार प्राप्त हो सकता है। एक सुलभ शौचालय भी है उसी कैंपस में, एक महिला वहां भी काम करती है। यानी एक गांव कम से कम 5 से लेकर 7 रोजगार उपलब्ध करा सकता है। क्या हम महिला स्वयंसेवी समूह को जागरूक करके कहीं ड्रोन दीदी का, कहीं वीसी सखी का, कहीं पे कोई अन्य कार्यों के माध्यम से भी उस एक ग्राम पंचायत को स्वावलंबी ग्राम पंचायत बना देंगे तो बाकी लोग उसका उदाहरण प्रस्तुत कर लेंगे। अगल बगल के गांव से सीखेंगे, देखेंगे। शुरुआत एक से होगी, लेकिन वह उदाहरण अन्य सबों के लिए होगा। एक साथ सब कुछ छेड़ने की बजाय एक जगह से हम प्रयास प्रारंभ करेंगे कि वो आदर्श गांव बना, आदर्श गांव के उदाहरण को फिर अन्य लोग भी उसको उतारें। सरकार और समाज जब जुड़ेगी तब एक आदर्श मॉडल हम बनाने में सफल हो पाएंगे और आपका यह कार्य आपको एक नई पहचान दिलाएगा। आपकी इस विधायिका की यात्रा को शानदार बनाएगा, स्मरणीय बनाएगा। याद रखना, कार्यकाल इस मायने में महत्व नहीं रखता है कि कितने लंबे समय तक आप इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। महत्वपूर्ण यह होगा कि कितने समय के लिए और कितने प्रभावी तरीके से, यानी जो समय मिला है उसमें कितने प्रभावी तरीके से आपने अपनी छाप को विधायिका के इस मंच का उपयोग करते हुए छोड़ी है, वह अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। आप एक विधानसभा में प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। विधानसभा में प्रतिनिधित्व का मतलब उत्तर प्रदेश की दिशा, तो ये मान करके चलिए कि लगभग 6 से 7 आबादी को आप प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। यानी 6 से 7 की आबादी में आप अकेले हैं जो नेतृत्व दे रहे हैं। आपको उतनी जनता ने नेतृत्व दिया है
उत्तराखंड की दृष्टि से मैं देखूंगा तो ये मान के चलिए कि 4 लाख 3 से साढ़े यानी 3 से 4 लाख की आबादी को नेतृत्व वहां पर वे दे रहे हैं। उतने लोगों ने उन्हें चुना है, उनकी भावनाएं उसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो इस सौभाग्य लाखों में किसी एक को प्राप्त हो रहा है, तो उन लाखों में हमें भी अपने कार्यों के माध्यम से कुछ ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना होगा जो अन्यों के लिए प्रेरणादायी बन सके। और विधायिका का यह मंच उसका महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म बन रहा है। मुझे विश्वास है कि प्रभावी उपस्थिति और प्रभावी आपकी उपस्थिति विधायिका में तभी हो पाएगी जब हम लोग न केवल सदन में उन मुद्दों को जो कॉमन मैन से जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, कम शब्दों में प्रभावी ढंग से अगर हम वहां पे रख पाते हैं तो वह उतना ही सार्थक होता है। और जो कुछ आप बोल रहे हैं, हम मानते हैं कि आज के दिन पर बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है, क्लाउड में सेव हो जाता होगा, लेकिन आपकी बात जो कही जाती विधायिका के मंच में जो बात आप बोलते हैं, वह बात आने वाले समय के लिए एक धरोहर बनती है। लोग कभी प्रोसीडिंग देखेंगे तो उस प्रोसीडिंग में आपके द्वारा, आप वर्तमान में हैं, आने वाले समय में आपकी आने वाली पीढ़ियां जब उस विधायिका का पार्ट बनेंगे और वो आपके बारे में जानना चाहेंगे तो उस समय उसको पढ़ करके वह गौरव की अनुभूति कर सके, यह भी उदाहरण हम उसके माध्यम से प्रस्तुत कर पाएंगे। आज के इस अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड इन 2 राज्यों से जुड़ी हुई महिला सदस्यों का यहां पर आगमन, यह मेरे लिए तो आह्लादकारी है ही, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मैं काम कर रहा हूं, उत्तराखंड मेरी जन्मभूमि रही है, तो स्वाभाविक रूप से दोनों से मैं जुड़ा रहा हूं, दोनों से मेरा जुड़ाव रहा है। तो मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं और इस पूरे जो कॉन्क्लेव आपकी चल रही है ये, इसके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। इसी के साथ साथ मैं आदरणीय बेबी रानी मौर्य जी कैबिनेट मिनिस्टर में उनसे अनुरोध करूंगी कि वो धन्यवाद ज्ञापन की तरफ बढ़ेंगी। मंच पर आसीन हमारे बहुत ही यशस्वी और महिलाओं को, बेटियों को आगे बढ़ाने वाले ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबको एक प्रेरणा दे रहे हैं। हमारी विधायक बहनें कैसे आगे बढ़ें, उन सब के लिए इतना अच्छा ये सम्मेलन आज जो किया है कॉमनवेल्थ का, आदरणीय अध्यक्ष जी उत्तराखंड से चल के आई और मेरे साथ बहुत समय उत्तराखंड में रही और आज वहाँ का अध्यक्ष ही का दायित्व संभाल रही हैं ऐसी बहन रितु खंडूरी जी, जो जिनके एक एक शब्द जब वो बोलती हैं तो वो बड़े मायने रखते हैं और हम सबको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं अपने को तो मैं जोड़ती हूँ कि मैं उनसे बड़ी प्रेरणा लेती हूँ। मैंने 2-3 बार जब भी मैंने रितु जी को सुना है मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करती हैं। ऐसी आदरणीय खंडूरी जी, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने और अध्यक्ष जी ने माननीय हम सब विधायकों के लिए बहुत सारी बातें बताई हैं और ये सही भी है कि प्राचीन काल। तो कानपुर से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेंगे। अलीगढ़ से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर अलीगढ़ की जामा मस्जिद के स्थान पर बौद्ध स्तूप, शिव मंदिर, जैन मंदिर होने को लेकर सिविल जज न्यायालय में दायर की गई याचिका। आरटीआई एक्टिविस्ट पंडित केशव देव ने दायर की याचिका। कोर्ट ने 15 फरवरी को सुनवाई की तिथि की निहित और दायर याचिका में पंडित केशव देव ने दावा किया है कि ऊपर कोर्ट की जामा मस्जिद के स्थान पर हिंदू राजाओं का बालाई किला था, जिस स्थान पर कुछ लोगों के द्वारा कुत्रचित दस्तावेज तैयार कर जामा मस्जिद स्थापित कर दी गई। और आरटीआई एक्टिविस्ट के द्वारा इस संबंध में मिली तत्व विभाग से आरटीआई के तहत जानकारी मांगी गई और आरटीआई से मिली जानकारी में पुरातत्व विभाग द्वारा जामा मस्जिद के स्थान में पूर्व में बौद्ध स्तूप
और यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। खबर है अलीगढ़ से, जहां पर थाना और दादो गांव निवासी वैश्य समाज के लोग अपने घरों पर मकान बिकाऊ है पोस्टर लगाने को मजबूर हैं। पीड़ितों के मुताबिक उनके बुजुर्गों ने 1945 में धर्मशाला का निर्माण कराया था। उन्होंने ग्राम प्रधान राजकुमार सहित कुछ अन्य लोगों पर गलत तरीके से धर्मशाला का फर्जी बैनामा कराने का आरोप लगाया। पोस्टर लगाने वाले वैश्य समाज ने फर्जी बैनामा कराकर रास्ता बंद करने का भी आरोप लगाया और साथ ही दावा किया कि प्रधान के वैश्यों को यहां न रहने की धमकी भी दी है, इसलिए मजबूरी में यहां से पलायन करने को मकान बिकाऊ का पोस्टर लगवाना पड़ा है। ऊपरकोट जामा मस्जिद को लेकर के याचिका दायर की है हमने, और जैसा कि हमें आरटीआई से जो प्रपत्र प्राप्त हुए हैं अलग अलग विभागों से, पुरातत्व विभाग से जो पत्र प्राप्त हुआ है उसमें बौद्ध स्तूप, शंकराकार का मंदिर और जैन मंदिर का उल्लेख है और शिव स्तंभ का भी है। नगर निगम ने सार्वजनिक भूमि घोषित की है। पुरातत्व विभाग ने ऊपरकोट कमेटी को अवैध करार दिया है। अपनी जांच आख्या में सभी को आधार बनाते हुए माननीय न्यायालय सिविल कोर्ट में मैंने याचिका दायर की है। 15 फरवरी 2025 उस पर सुनवाई की डेट है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूपी के जनपद अलीगढ़ में, और जनपद अलीगढ़ में एक मामला ऐसा सामने आया है कि अगर बात की जाए जनपद अलीगढ़ की, जहां मुस्लिम आबादी क्षेत्र में जामा मस्जिद, जो ऊपरकोट में जामा मस्जिद है, उसको लेकर पंडित केशव देव जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने एक आरटीआई के तहत एक जानकारी हासिल की थी, और जानकारी हासिल करने के बाद में उन्होंने एक सिविल जज अलीगढ़ न्यायालय में एक याचिका दायर की है। और याचिका दायर में उन्होंने कहा है कि जो जामा मस्जिद बनाई गई है वो जामा मस्जिद की अगर बात की जाए तो जामा मस्जिद फर्जी तरीके से बनाई गई है। और ये जामा मस्जिद जगह पर अगर बात की जाए तो बौद्ध स्तूप और शिव मंदिर और जैन धर्म और काफ़ी ऐसी चीज़ें जो धार्मिक हैं वो चीज़ होने का दावा किया है। उन्होंने दावा होने के साथ साथ में उन्होंने कहा है कि यहाँ पहले राजा महाराजाओं का, हिंदुओं का किला था, और किला होने के बाद में उन्होंने ये भी बताया है कि जो उन्होंने याचिका दायर की है, याचिका दायर की सिविल जज के याचिका दायर करने के साथ साथ सिविल जज ने याचिका दायर सबमिट कर ली है। और सबमिट करने की अगर बात की जाए तो सबमिट करने के बाद में उसकी 15 फरवरी उस पर सुनवाई की गई है। हालांकि जो पंडित, जो आरटीआई एक्टिविस्ट पंडित केशव देव है, उन्होंने कहा है कि हमने आरटीआई डाली थी और आरटीआई के डालने के बाद में हमने आरटीआई के माध्यम से सभी जानकारी प्राप्त की। नगर निगम के लिए जानकारी आरटीआई डाली थी, पुरातत्वों के लिए आरटीआई डाली, तो सभी के द्वारा बताया गया है। जो अगर नगर निगम, उन्होंने कहा है नगर निगम की अगर बात की तो नगर निगम ने उस संपत्ति को सार्वजनिक संपत्ति बताया है। और अगर उन्होंने आरटीआई बौद्ध पुरातत्व वाली बात में उन्होंने बताया है कि वहाँ जगह उन्होंने उसमें बताया गया है कि यहाँ पहले एक बौद्ध स्तूप था, शिव मंदिर था, और जो अगर बात की जाए और भी ऐसी काफ़ी ऐसी जगह थी जो जहाँ तमाम हिंदुओं के थे। तो कुछ उन्होंने कहा है कि जो मुस्लिम लोग के कुछ लोगों ने कुछ नीति अपनाते हुए उन सभी तत्वों को वहाँ से ख़त्म कर दिया, और ख़त्म करने के साथ वहाँ मस्जिद, जामा मस्जिद बना दी, और मस्जिद बनाने के बाद में उन्होंने फर्जी तरीके से वो मस्जिद बनाई है। उसी को लेकर उन्होंने जनपद अलीगढ़ सिविल जज न्यायालय में एक याचिका दायर की है। और याचिका दायर करने के बाद अगर बात की जाए तो याचिका को सुनवाई की अगर बात करें तो याचिका सुनवाई के लिए 15 फरवरी तय की गई है। अब देखना ये होगा जो अलीगढ़ की सबसे मशहूर मुस्लिम आबादी क्षेत्र वाली जगह ऊपरकोट में जहाँ जामा मस्जिद बनी हुई है, उसको लेकर अगर बात की जाए तो आरटीआई एक्टिविस्ट पंडित केशव देव ने जो सिविल जज की याचिका दायर है उसमें 15 फरवरी को सुनवाई होनी है। 15 फरवरी को सुनवाई होने की अगर बात की जाए तो अब जनपद अलीगढ़ का जिला प्रशासन भी इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं एक्टिव नजर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने भी इस मामले को लेकर अब तमाम तरह के पुलिस प्रशासन को मौजूद लगा दिया है, जिससे कि कोई भी माहौल ना बिगड़ सके। अब देखना यह होगा कि जो सिविल जज के यहाँ जो एक दायर याचिका की गई है उसमें क्या निर्णय निकलेगा, ये तो आने वाला वक्त होता है। लेकिन उन्होंने कहा है जो पंडित केशव देव कि हमने तमाम जो दस्तावेज है पूरे एकत्रित कर लिए हैं, और एकत्रित करने के बाद ही हमने वो सिविल जज के एक दायर याचिका की है, उसको लेकर अब 15 फरवरी को सुनवाई है। अब देखना होगा कि न्यायालय की सुनवाई में क्या आदेश निकल के आता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक याचिका अलीगढ़ में भी दायर हो चुकी है। अनिल मीना, के न्यूज़ इंडिया, अलीगढ़।
और अगली खबर फर्रुखाबाद से आपको बताते हैं, जहां पर डीएम डॉक्टर वीके सिंह के निर्देश पर एआरटीओ बृजेंद्र नाथ चौधरी ने सड़क पर उतरकर गांधीगिरी के जरिए यातायात जागरूकता बढ़ाई। उन्होंने 2 व 4 पहिया वाहन चालकों को गुलाब के फूल भेंट करते हुए हेलमेट और सीट बेल्ट इस्तेमाल करने की सलाह दी है। एआरटीओ ने दावा किया कि जिले में सड़क दुर्घटनाओं का 50% कम करने के लिए सड़क सुरक्षा माह के तहत सतत जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। सड़कों पर सबसे अधिक मौतें वाहन चलाते समय हेलमेट व सीट बेल्ट न लगाने से होती हैं और इस दौरान एआरटीओ व यातायात प्रभारी सत्येंद्र कुमार की मौजूदगी में ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर रिफ्लेक्टिव टेप भी लगवाए गए और इस दौरान एडीएम सुभाष चंद्र प्रजापति व एएसपी डॉक्टर संजय कुमार सिंह मौजूद रहे हैं। तारीख 31 जनवरी तक जो है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। उसके क्रम में ये गांधीगिरी कहने का मतलब कि फूल दे करके जो है लोगों को इस मामले में जागरूक करना कि आप अब जागिए और अगर 4 पहिया वाहन चला रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाइए और 2 पहिया वाहन चला रहे हैं तो हेलमेट लगाइए। इसी के क्रम में जो है रेगुलर जो है ये जागरूकता कार्यक्रम चलेगा। सर, अगर अभियान के तहत अगर लोग नहीं मानते तो फिर क्या कार्रवाई की जाएगी? उसके बाद जो है चालान की प्रक्रिया की जाएगी। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। कानपुर दिव्यांग महागठबंधन की बैठक शास्त्रीनगर सेंट्रल पार्क बगिया में संपन्न हुई। बैठक में दिव्यांगजनों की मांगों को लेकर आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया गया। दिव्यांग महागठबंधन के प्रवक्ता आनंद तिवारी ने महासचिव वीरेंद्र कुमार से 18 जनवरी को प्रस्तावित जल समाधि कार्यक्रम को स्थगित करने का अनुरोध किया और जिसे वीरेंद्र कुमार ने यह कहकर ठुकरा दिया कि बिना कुर्बानी की सरकार न्याय नहीं देने वाली है। लेखपाल अभ्यर्थी गाजीपुर के अभिषेक की आत्महत्या की घटना हम भूले नहीं है। सरकार दिव्यांगजनों को आत्महत्या के लिए मजबूर कर रही है। हम लोगों ने लेखपाल में फॉर्म भरा, एग्जाम दिया। हमारा 2 फेज में एग्जाम हुआ, प्री और मेंस। उसके बाद डीबी कराया गया। उसके बाद हम लोगों का रिजल्ट फाइनल नहीं दिया गया। सामान्य लोगों के साथ में सब कुछ हुआ लेकिन सामान्य लोगों के साथ में रिजल्ट नहीं दिया गया। 8085 सीट पे वैकेंसी आई थी 309 और उसमें से हम लोगों का ओएच दिव्यांगों का 122 सीट था। उस पर हम लोगों को नियुक्ति नहीं दिया गया, जिसमें से 7 दिया गया और एमडी कैटेगरी के कुछ दिव्यांग को नियुक्ति दी गई 7 लोगों को। उसका भी जोड़ करके हमारा 188 सीट बचता। हम लोग उसी के लिए लड़ रहे हैं। 2022 में हमने मुख्य सेविका का आवेदन किया था और वो प्रक्रिया 3 साल से चल रही है और उसमें हमें लास्टली नॉट क्वालिफाई बताकर निकाल दिया गया है। और उसके बाद हमारे दिव्यांग जन महासंगठन के माननीय वीरेंद्र कुमार जी सर जी हैं, इनसे हमारी मुलाकात हुई और इनके द्वारा ही बहुत सारे संघर्ष किए गए हैं। तो हम जब इनके नेतृत्व में आए तो इन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए हैं और धरना भी हुआ अभी 20 दिसंबर को। और राज्यपाल जी से इन्होंने मुलाकात और आग्रह किया और ज्ञापन भी दिया, लेकिन वहाँ से आश्वासन ही मिला कि हम 2-4 दिन में बुलाते हैं। फिर आज तक वहाँ से कोई भी कॉल नहीं आई। देखिए, पूरे प्रदेश के दिव्यांगजन यहाँ मौजूद हैं। कोई कुशीनगर से आया है, कोई गोंडा से आया, बस्ती से आए हैं। तमाम जिलों से लोग यहाँ पर मौजूद हैं और दिव्यांग महागठबंधन की बैठक इसलिए बुलानी पड़ी कि पिछले 13 महीने से इको गार्डन लखनऊ में दिव्यांग साथी हमारे लेखपाल अभ्यर्थी, मुख्य सेविका अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। हम लोगों ने बीजेपी कार्यालय घेरा, प्रदेश कार्यालय, वहाँ पे मुख्य सचिव से वार्ता कराई गई। हम लोगों ने गवर्नर हाउस घेरा, वहाँ पे उनके सचिव से वार्ता कराई गई। सब जगह से आश्वासन मिला। 2 डिप्टी सीएम हैं, उनसे हम लोगों ने वार्ता की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के लेवल का मामला है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मुख्यमंत्री वार्ता के लिए समय नहीं देते हैं। सवाल ये है कि जब विज्ञापन जारी होने के बाद पेपर बच्चों ने दिया, पास हुए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया तो अक्षम बताया करके उनको नौकरी से वंचित क्यों किया जा रहा है।